जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज का जो सवाल और मुद्दा है वो ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपना नेक्स्ट बिग जियोपॉलिटिकल कार्ड खेल दिया है? क्या अब प्रेसिडेंट पुतिन को लेवरेज करके इंडिया ने अमेरिका को जो नेगोशिएटिंग टेबल पर लाकर रख दिया है वापस से? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ये सेइंग थी जो उन्होंने कोट किया था कि इंडिया टफ ऑन ट्रेड, वो पॉलिसी फिर सॉफ्ट होती नजर आ रही है। तो इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि 10 दिसंबर से इसके बीच में शुरू हो रहा है क्रूशल 3 डे ट्रेड नेगोशिएशन। और क्या इसमें फोकस पर होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करें मौजूद हैं देश कपूर जी दृष्टिकोण.com से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार अंबर जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला सवाल तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई जो इंडिया रशिया समिट होता है उसमें। हालांकि कई साल बाद प्रेसिडेंट पुतिन भारत आए हैं। इस पूरे मूवमेंट से पूरे ग्लोबली हमने देखा कि एक माहौल बना और काफी कुछ डेवलपमेंट्स निकल कर आए। क्या पुतिन की इंडिया विजिट ने जो अमेरिका है उसको प्रेशर में ला दिया है और अब उन्होंने टैरिफ्स और इस सब पे कहीं ना कहीं अब वो सॉफ्ट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इसको पहले हमें देखना पड़ेगा कि जब जेडी वैंस आए थे अप्रैल में, तो उन्होंने एक चीज कही थी कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं फॉर फेज 1 वो फाइनलाइज हो चुके हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है एक स्केलेटन, हाई लेवल मैंडेट होता है कि जो हमारा एग्रीमेंट होगा उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी, हमारी डिस्कशंस किस किस एरियाज में होंगी, तो वो नेगोशिएशन में क्या कवर होगा, कितने फेजेस होंगे, ब्रॉड कितने सेक्टर्स हम कवर करेंगे, और गोल्स जो हैं जिसको हम कमिट करेंगे वो क्या है। जैसे टैरिफ रिडक्शन होता है या रेगुलेटरी कोऑपरेशन या सप्लाई चेन्स। फिर जो टाइमलाइन और नेगोशिएशन आर्किटेक्चर है वो कैसे होगा। तो इट इज समथिंग अराउंड के वी आर एग्रीइंग टू नेगोशिएट एंड व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग टू नेगोशिएट। तो उसके बारे में जो डिस्कशन है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो फाइनलाइज हुए थे। अब क्या हुआ कि उसके बाद इतनी सारी चीजें हुई, जब यूएस ने और टैरिफ्स लगा दिए और फिर वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा और स्टॉल हो गया। सो लाइक इंडिया ने भी प्रोटेस्ट किया, फिर वो बात बन नहीं पा रही थी। अब जो नेक्स्ट जो स्टेज है वो ये ना 3 लेवल्स में होता है। पहला लेवल तो फ्रेमवर्क था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जो हम बताया, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब नेक्स्ट है जो सब्सटेंस नेगोशिएशन होती है कि हम क्या करेंगे, क्या टैरिफ्स कितने कट होंगे, मार्केट एक्सेस रूल्स क्या होंगे, वो डिजिटल ट्रेड कैसी होगी। तो वो सारी चीजें, यहीं पर रियल सब्सटेंस और रियल बैटल होती है। सबसे ज्यादा जो लड़ाई होती है वो इसी बात पे होती है। फिर तीसरा लेवल होता है जब वो अगर चीजें सब्सटेंस अगर फाइनलाइज हो जाए तो लीगल टेक्स्ट जो होता है वो डिसाइड होता है बिटवीन, मतलब वो सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो सब चीजें। अब इसमें क्या हुआ है कि जो पुतिन आए हैं अभी, तो उसमें लाइक उसकी वजह से वो दुनिया में जो अमेरिका से रिलेटेड लोग हैं या जो यूरोपियंस हैं वो जनरली इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गलत काम कर रहा है बाय इवन टॉकिंग टू और हैविंग पुतिन टू इंडिया में उनको बुलाने के लिए। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका अपना एक मकसद है, अपना एक नैरेटिव है। हालांकि वो नैरेटिव टोटली फ्लॉड है, पर फिर भी उनका एक अपना वो नैरेटिव है। पर तो उसमें क्या हो रहा है कि ट्रम्प चाहता है, अब ट्रम्प के ऊपर जब लोग देखते हैं वो ये कहते हैं कि तेरी हरकतों की वजह से इंडिया जो है वो पुतिन के पास चला गया है या शी जिनपिंग के पास चला गया है। तो ट्रम्प के ऊपर जो प्रेशर है ऑफ गेटिंग अ डील विद इंडिया,
दैट राइजेस। तो अब क्वेश्चन ये है कि फ्रेमवर्क तो बन गया है, जो डील है, जो इंटरिम डील है, उसके लिए अभी बातचीत काफी बड़ी हुई है, पर वो इंटरिम डील ही हो सकती है। फुल जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, जो बीटीए जिसे कहते हैं, उसका होना अभी पॉसिबल नहीं होगा। वो उसको करीब 3-4 साल लगेंगे, तब जाके वो फाइनलाइज हो पाएगा, बिकॉज उसमें काफी सारे स्टेप्स हैं। वो एक छोटी चीज नहीं है। इंडिया को भी एक रिलीफ चाहिए टैरिफ से, बिकॉज यूएस की सैंक्शन लगी है। ट्रम्प को भी एक विन चाहिए इंडिया के साथ, राइट? और जो यूएस मल्टीनेशनल्स हैं, उनको भी इंडिया की मार्केट में एक्सेस चाहिए। और जो सप्लाई चेन्स हैं और जो नॉन चाइना का जो पूरा फ्रेमवर्क है सप्लाई चेन्स का, उसको भी आगे बढ़ाना है अभी इंडिया ने। तो उसमें इंडिया का होना बहुत जरूरी है। एप्पल तो ठीक है, एप्पल ने इन्वेस्टमेंट की है और इंडिया से लेके जा रहा है बहुत अपना मेजॉरिटी ऑफ द आईफोन्स, बट द थिंग इज बाकी सारी जो कंपनीज हैं वो इसी वजह से फंसी हुई, क्योंकि टैरिफ्स है। तो आगे आने वाले टाइम में वो इंटरिम डील जो है वो कैसी होती है, वो डिसाइड करेगी कि इंडिया और यूएस की ट्रेड आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसमें ये जो पुतिन की जो विजिट है, वो फैक्ट उसके बारे में जयशंकर जी ने बोल दिया कि इससे हमारे जो ट्रेड डील है या ट्रेड नेगोशिएशंस है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि यूएस की जो नेगोशिएटिंग जो पोस्चर है या एटीट्यूड है, वो जरूर बदला हुआ होगा, पर इंडिया का इतना नहीं होगा। मतलब यूएस की तरफ से देखें तो यूएस तो ये कहेगा कि अरे हम हम चाहेंगे कि हमारे साथ भी तुम ज्यादा वो करो, और तुम प्रेशर डालेंगे कि जो रूबल का जो ट्रेड मैकेनिज्म उसको कम करो। और फिर जो वेस्ट का जो जियो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है, वो उसकी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया एज पार्ट ऑफ ब्रिक्स का, और स्पेशली RIC जो है, रशिया, इंडिया, चाइना, इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है वो बना ही डी डॉलराइजेशन के ऊपर है। अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रिक्स पे हुआ, ब्रिक्स ब्रिज हुआ, वो सब जो मैकेनिज्म बने थे वो बने उसके लिए थे। और उनका एक साथ आना, ब्रिक्स का एक साथ आना ही ये इंडिकेट करता था कि अब एक नॉन वेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो अभी इस समय जब हम देख रहे हैं, तो उसमें दो कंपीटिंग जियो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स हैं, एक वेस्ट का है और एक ब्रिक्स का है। अगर ब्रॉडली अगर मैं उसको अगर डिफरेंशिएट करूं, तो इंडिया तो लीड कर रहा है ब्रिक्स पे, और उसका लीड करना लाजमी भी है, बिकॉज कैसे जो यूएस की जो जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको एक मिनट नहीं लगता किसी को उठा के शिप से निकालने में या किसी बैंकिंग पेमेंट रेल से निकालने में, और उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने में। उनके सारे पैसे मतलब उठा लेते हैं वो, और उन्हीं के खिलाफ यूज करते हैं फिर। तो इसलिए आई थिंक जो ट्रस्ट है इन द वेस्टर्न जियो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, वो बड़ा लो है। वो ऑलमोस्ट मतलब वो सब जानते हैं कि केस में हम विश्वास कर ही नहीं सकते। तो दूसरा से इंडिया तो पूरी कोशिश करेगा अपनी स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है उसको बरकरार रखे। तभी जब पुतिन ने बोला कि अरे आप तो इंडिया को बोलते हो कि एनर्जी के लिए अपना ऑयल एंड गैस मत लो, पर यूएस तो लेता है, यूएस तो यूरेनियम लेता है, वो भी एनर्जी के लिए लेता है। तो अगर उस तरह से देखें तो आई थिंक पुतिन हैज सेट द स्टेज फॉर इंडिया कि भाई आप ये एक्शंस जो है, जो भी एक्शंस आप 25% का जैसे एक्शन था ऑफ टैरिफ, वो रशिया के खिलाफ नहीं था, वो इंडिया के खिलाफ था। बिकॉज अगर रशिया के खिलाफ अगर होता तो आप भी रशिया से ना लेते ना भाई। अगर आप तो ले रहे हो एनर्जी का सामान उससे, जो यूरेनियम ले रहे हो आप, वो न्यूक्लियर पावर के लिए, पर इंडिया को मना कर रहे हो, तो उसको मतलब वो एक्शन इंडिया के खिलाफ है, वो रशिया के खिलाफ नहीं है। तो
तो वो तो ये कोशिश करेंगे कि इंडिया को और पुश करें, प्रेशर में डालें, ताकि इंडिया रशिया से अलग होने की कोशिश करे। पर इंडिया रशिया से अलग होगा नहीं, क्योंकि अब बहुत डीप हो गया है जो रिलेशनशिप है। जो स्पेयर बैंक ने जो अभी डील की है वो इंडिया में एंटर करने के लिए, तो दैट विल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड जो सबसे बड़ा जो आई थिंक वो जो बात हुई है इस पूरी विजन में, वो है रीलॉस की। वो जो रेसिप्रोकल जो लॉजिस्टिक्स है, उसमें आगे आने वाले 200 साल जो है, 200-300 साल, दैट विल बी डिसाइडेड फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल। क्योंकि हमने इसके बारे में शायद पहले भी बात की थी। जो आर्कटिक सर्कल है उसमें 1/3 ऑयल एंड गैस है, मेजॉरिटी ऑफ काफी द डिटेल में। हाँ, वो सारे रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह हैं। और सबसे बड़ी बात है जो सप्लाई चेन का है, उसमें इंडिया को एक्सेस दे रही है रशिया, और इंडिया रशिया को एक्सेस दे रहा है इन द इंडो पैसिफिक, which is a major deal that is going on. So I think इंडिया तो रशिया से तोड़ेगा नहीं, पर अब ये मैच्योरिटी देखनी होगी यूएस की, कि हाउ दे विल वो कैसे नेगोशिएट करेंगे ताकि कोई इंटरिम डील हो पाए। वरना पुतिन की विजिट के बाद और इंडिया का जो स्टांस था एग्रीकल्चर और डेयरी के बारे में, उसके बाद यूएस के पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं नहीं। अगर वो चाहें तो वो डील कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो इंटरिम डील कर सकते हैं, पर उनको वो करने के लिए थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए होगी, जो जो अब तक तो लैकिंग है। कहीं से भी मेजोरिटी तो लग रही नहीं है। लेकिन सर 25+25% टैरिफ जो लगाया गया भारत पर, और वो सारी चीजें, क्या उसको यूएस बैक ट्रैक करने पर मजबूर हो जाएगा, या जो ये सारी चीजें रशियन ऑयल का वास्ता देकर इंडियन गुड्स पर पेनल्टी और ये सारी चीजें जो कुछ चल आपने देखा कि पूरा जियोपॉलिटिकल और जो पूरी तरह से सारी चीजें मिक्स सिग्नलिंग और ये सारी चीजें, वो आपको क्या लगता है वो सब होगा सर बैक ट्रैक? कुछ भी डील होने के लिए वो होना सबसे पहले वो होना होगा। मतलब इंडिया के साथ अगर कुछ भी डील करनी है अगर यूएस को, तो टैरिफ को रोल बैक करना लाजमी है। मतलब उसको बिना रोल बैक किए कोई डील हो ही नहीं सकती अब, क्योंकि दैट इज द मेन स्टिकिंग फैक्टर। तो स्टील में, एल्यूमिनियम में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फर्टिलाइजर इनपुट्स और केमिकल्स में वो तो रोल बैक करना तो बिल्कुल आवश्यक है। और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगा, जो यूएस के अंदर जो इम्पोर्टर्स हैं वो भी ये चाहेंगे कि इंडिया से गुड्स आए। और जब ये ट्रम्प को एक विन चाहिए इंडिया के साथ, तो वो दैट विल हेल्प हिम कि अगर तो ये टैरिफ को अगर कम कर देता है और इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ा लेता है, तो एक्सपोर्टर्स जो हैं यूएस से और जो इम्पोर्टर्स हैं उनको भी फायदा होगा। वो भी बहुत जरूरी है। अब इंडिया जो है जिन एरियाज में लोअर कर सकता है ड्यूटीज को, वो एक होगा हाईटेक मशीनरी, एविएशन में, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, मेडिकल डिवाइसेस में, एनर्जी इक्विपमेंट जो है, और केमिकल के एरिया में। वहां पर कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है। ऐसी जयशंकर जी ने भी बोला कि 2 एरियाज जो हैं जिसमें वो बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि कोई भी त्रुटि ना हो, वो है एग्रीकल्चर और डेयरी। तो फार्मर्स और वर्कर्स, इन दोनों का ख्याल करना बहुत जरूरी है, उन्होंने कहा है। तो एग्रीकल्चर, डेयरी और जो लार्ज स्केल जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं सेक्टर्स, उनके अलावा वो बाकी जगह पे नेगोशिएट करने को तैयार हो जाएंगे, उन एरियाज में नहीं होंगे। तो अब जैसे एरियाज हैं, क्लाउड आर्किटेक्चर, फिनटेक हुआ, लॉजिस्टिक्स हुआ, कंसल्टिंग हुआ, यू नो, तो ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उन एरियाज में थोड़ा आसान हो जाएगा, मतलब यूएस को इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद
चिप्स में तो ऑब्वियसली होगा, कुछ मिनरल्स के या में भी होगा। तो उस तरह से अगर देखें तो आई थिंक देयर विल बी सम काइंड ऑफ डील लाइक इन सब एरियाज में। पर एक जो चीज जो इंडिया के लिए जो बहुत जरूरी है वो है, अगर टेक्नोलॉजी में और डेटा रिलेटेड किसी चीज में अगर डील होती है तो वो डेटा लोकलाइजेशन को हम मिस नहीं कर सकते। डेटा लोकलाइजेशन का बिल्कुल सेंट्रल होना बहुत जरूरी है। तो उस तरह से मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें सेंसिटिविटी है भारत की, और उसके लिए वो पूरी कोशिश करेगा। पर बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें डील हो सकती है। इवन एग्रीकल्चर में अगर देखें तो जैसे एनिमल फीड्स हैं या थिंग्स लाइक आमंड्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, ब्लूबेरीज टाइप और वो सब चीजें, प्रोसेस्ड फूड हैं, उन एरियाज में वो इंडिया उनके साथ डील कर सकता है और वो बढ़ा लेगा जो ट्रेड को। फार्मास्यूटिकल्स है, मेडिकल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एरोस्पेस है। All these areas are where India would like to go in for a negotiation और टैरिफ को लोअर करने के लिए। तो इस तरह से ये इतना जल्दबाजी में होने वाली चीज नहीं है, इसलिए टाइम लग रहा है। जल्दबाजी की बात करें तो इससे मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि जो 3 डे मीटिंग है, ये कोई फॉर्मल राउंड तो है नहीं, लेकिन इतनी अर्जेंसी यहाँ पर क्यों एकदम से उनका डेलीगेशन आ रहा है ट्रेड नेगोशिएशन के लिए? और क्या यूएस को लग रहा है कि अभी ये राइट टाइम है कि इससे बढ़कर और इंडिया कुछ और ना करे? बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं रशिया और इंडिया, चाइना से भी दोस्ती हो रही है। आई थिंक सी द थिंग इज के इंडिया रशिया से कितना क्लोज है वो पुतिन की विजिट ने डिसाइड नहीं किया, वो पहले से था। पुतिन की विजिट ने उसके जो स्ट्रक्चर है उसको सेट किया है कि किन किन चीजों में इंडिया करेगा उनके साथ, रशिया के साथ डील और काम करेगा। तो अगर उस तरह से देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई सरप्राइज मिला हो। सरप्राइज मतलब ये है कि वो जो बातें जो पहले से चल रही थी उनको आगे बढ़ाया गया है, उनको एक जैसे कहते हैं कि कार्यान्वित किया गया है। पर ऐसा नहीं है कि कोई हैरानी की बात थी। पर हाँ, जो हुआ है वो ये हुआ है कि दुनिया के सामने आने की वजह से एक ऑप्टिक्स बना है, जो ऑप्टिक्स यूएस के अंदर रहते हुए जो मीडिया है, जो लोग हैं, उनको या तो चुभा है या लाइक उसको हिट किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वो हैं कमेंटेटर्स, एनालिस्ट हैं जो ट्रम्प को ये बोलेंगे भाई अगर आप कुछ नहीं करोगे वो तो सीधा चले जाएंगे वहां पर। मतलब उनका नैरेटिव तो ये है ना, भाई आप कुछ नहीं कर रहे, आप इंडिया को धकेल रहे हो, उसको आप टैरिफ लगा रहे हो, तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, क्या मोटिवेशन है आपके साथ डील करने के लिए? वो तो रशिया के साथ ही करेगा और वो ठीक भी है। तो उस तरह से आई थिंक ट्रम्प के ऊपर प्रेशर है कि वो डिसाइड करे कि उसको ये करना है। तो इतनी जल्दी जो आ रहे हैं, पहले तो मुझे लगता है कि ये उनका जो आने का जो टाइम है वो पहले से फिक्स्ड होगा। पर अगर इतना पास आना, उसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि क्योंकि यूएस के ऊपर प्रेशर है, इंडिया का कोई प्रेशर नहीं है इस समय। बिकॉज इंडिया विल वैसे ही करेगा जैसे करता आ रहा है। इंडिया अपना स्टांस चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया का जैसे वो है जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको तो चेंज करने वाला नहीं है इंडिया, और ना ही अपना एग्रीकल्चर का। तो रेड लाइन तो बड़ी क्लियर है कि क्योंकि आप हमसे डील करना चाहते हैं तो इसलिए आप चाहो कि हम रशिया का हाथ छोड़ दें, वो तो नहीं होने वाला। अगर आप चाहो कि हम अपने कृषकों का और जो वर्कर्स हैं उनका हाथ छोड़ देंगे, वो भी नहीं होने वाला। अब आप बताओ इसके बाद और क्या बात है? तो वो वही है जहां जब जेडी वैंस था तब थे, जब जेडी वैंस आया था। तो
अब यूएस को देखना है कि जो लेवल 2 है, लेवल 1 जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो तो हो गया, लेवल 2 जो सब्सटैंटिव डिस्कशन है उसमें वो कितनी दूर जाना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन सर अब अगर ट्रेड से आगे बढ़कर भी देखें तो कहीं न कहीं जो भारत और अमेरिका के बीच में रीसेट को लेकर बात करते हैं, इनफैक्ट यूएस कांग्रेस की तरफ से भी बोला गया है कि बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के साथ रीसेट किया जाए। लेकिन अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से अगर सर रीसेट को लेकर करें तो आपको लगता है कि वो चीज़ें वापस आ पाएँगी? क्योंकि रशिया और इंडिया और ज़्यादा क्लोज़ हो गए हैं। चाइना से भी दोस्ती जो आरआईसी की बात करते हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो गया है और यूएस को इंडिया की ज़रूरत भी है अगर हम इस पूरे रीजन में देखें और इस पूरे को क्योंकि इस ब्लॉक को भी उनको नहीं मजबूत होने देना है। तो वो सर वो रीसेट की जब बात करते थे क्या पॉसिबल होगा बैक टू नॉर्मल? आई थिंक वो हो सकता है, मतलब बिल्कुल बैक टू नॉर्मल जैसे पहले कभी होता था। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है पहले भी कभी नॉर्मल तो नहीं था। मतलब अगर पहले भी देखें तो कभी बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल तो नहीं था। ये डील अगर इतने सालों में नहीं हो पाई वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि कभी इंडिया ने अपनी रेड लाइंस को छोड़ा नहीं है। मतलब रशिया का साथ, अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और साथ में एग्रीकल्चर और डेयरी का जो और वर्कर्स जो हैं उनका, ये जो है ये आज से नहीं है, बहुत साल पहले से उन्होंने डिसाइड किया हुआ है भारत ने। तो उस तरह से अगर देखें तो अगर वो ये चाहते हैं कि सडनली भारत भूल जाएगा वो भी मोदी जी के टाइम पे, तो ये तो वो वैसे ही बेवकूफी वाली बात थी। पर जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये है कि इस समय आई थिंक मागा का जो नैरेटिव है उसके खिलाफ भी अब ट्रम्प जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले मागा का नैरेटिव सर्वोपरि होता था उनके लिए। अब वो पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने कहा कि नहीं हमें H1B की जरूरत है क्योंकि वो यहाँ आते हैं, इतना कुछ करते हैं हमारे लिए। तो उन्होंने वो बातें बोली जो मागा वाले बिल्कुल जिसके पूरी तरह से खिलाफ थे। इनफैक्ट जेडी वैंस भी उसके खिलाफ थे। तो एक तो वो हो गया। दूसरी चीज ये हुई है कि यूएस खुद रशिया के साथ डील कर रहा है। ऑफ कोर्स सर, उनका अपना ट्रेड होता है सर। हाँ, इतनी सारी चीजें। राइट, वो खुद डील कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अभी जो यूक्रेन के वॉर के ऊपर जो डील की 28 पॉइंट वाली जो थी वो पूरी रशिया के हिसाब से थी, वो यूक्रेन के हिसाब से नहीं थी। तो इसका मतलब ट्रम्प बैकग्राउंड में ऑलरेडी इज टॉकिंग टू रशिया कि रशिया को मतलब वहां जो भी उसकी जो कंसर्न्स हैं, जो भी उसके नीड्स हैं, उसको पूरा किया जाए। तो अगर पीछे से अगर ट्रम्प अगर पुतिन के साथ अगर डील कर रहा है तो क्या यहाँ पर इंडिया के खिलाफ वो कुछ करेगा क्या? अब कितनी देर तक दिखाएगा कि मैं कर रहा हूं? भाई वो दिखाने वाली बात है ना। आपने कुछ सब्सटैंटिव, ठीक है आपने टैरिफ्स लगाए, पर उस टैरिफ से नुकसान किसका हुआ? यूएस में तो इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, इंडिया में इन्फ्लेशन अभी भी बहुत लो है। डॉलर उन्होंने गिरा के और एक्सपोर्ट बढ़ा लिया अपना। मतलब जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट था उसको थोड़ा और कम कर लिया, क्योंकि जैसे रुपी गिरा तो टैरिफ का इम्पैक्ट थोड़ा और कम हो गया ना। और भी मतलब जो इंडिया की ग्रोथ है वो भी 8.2 के ऊपर चल रही है। तो सर कुछ तो ठीक कर ही रहा है इंडिया। यूएस में तो हालत बहुत खराब है आजकल। तो मतलब कब बबल बर्स्ट होगा ये किसी को पता नहीं है, पर इन्फ्लेशन बहुत हाई है एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट रियली नाइस। तो अगर उस तरह से अगर देखें तो नुकसान तो यहाँ हुआ। तो अल्टीमेटली अभी जब मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे, जब यहाँ पर कांग्रेस के लिए, सेनेट और हाउस के लिए, तो ये सब चीजें इम्पैक्ट करेंगी ना उनको। तो ही वांट्स दैट टू स्टॉप। अब उसके पास उसको एक फेस सेविंग चाहिए कि मैं टैरिफ अगर घटाऊं तो किस बात से घटाऊं। तो उसको एक विन चाहिए ना कि मैंने नुकसान ले भी लिया, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार भी ली, अब मैं उसको पीछे कैसे करूं। तो मेरे ख्याल से प्रेशर जो है वो ट्रम्प पे ज्यादा है और मोदी जी पे कम है। तो मैं मोदी जी ने प्रेशर लिया ही नहीं, उन्होंने तो प्रेशर दिया है।
ट्रम्प बोलते रहे, मोदी जी ने तो एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। राइट, क्योंकि सी द थिंग इज के इंडिया के पास ऑप्शंस थी, इंडिया ने ऑप्शंस बना ली थी। ब्रिक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, पर वो बड़ा इंपॉर्टेंट था जब मनमोहन सिंह जी थे, जब उन्होंने ये ब्रिक्स का सब शुरू किया। बट 2023 के आते आते जब उसको एक्सपैंड किया गया ब्रिक्स को, और फिर उसके बाद वहां पर 2024 में जब ये पूरा जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क डील ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप किया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। काफी देर से ये काम चल रहा था, तो इंडिया के पास ऑप्शंस थी, यूरोप के पास ऑप्शंस है नहीं। यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो बिल्कुल वो कहते हैं ना स्पाइनलेस हैं, उनके पास मतलब वो बड़ा मेरे को कई बार दुख भी होता है, अजीब सा भी लगता है कि यूरोप कहाँ था और क्या बन गया है। मतलब वो जैसे पालतू कुत्ता होता है वैसे उसको वो डील करता है ट्रम्प। जब मन आए उठा के वो कुछ भी बोल देता है और उनको ऐसे बिठा के रखता है जैसे वो दूध पीते बच्चे हैं। बट ये उन्होंने उनकी खुद की वो कार्यस्थानी है, उन्होंने खुद किया अपने लिए। तो 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 ट्रम्प बाकियों पर तो जोर डाल सकता है, पर इंडिया ने ऑप्शंस बना ली हैं अपनी, जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आई थिंक यूरोप ने भी मिस की और यूएस ने भी मिस की। सर, अभी आरएससी की बात तो होती है कि आरएससी स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन फ्यूचर रशिया, इंडिया और अमेरिका भी एक ब्लॉक बन सकते हैं। हाँ, वो पॉसिबल है कि अमेरिका के साथ कुछ हो, बट उसके लिए अमेरिका के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको सद्बुद्धि मिलनी बहुत जरूरी है। उनके पास उनकी जो है ना थॉट प्रोसेस वो बड़ा अजीब सा है। बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं इस समय, स्पेशली जो ट्रम्प के साथ रिलेटेड हैं, वो इस समय बड़े सीरियसली बात कर रहे हैं। देखो, हम अक्सर डीप स्टेट और ये अदृश्य राज्य वगैरह की बात करते हैं। इसका जो मेन जो संचालन जो है वो एक्चुअली यूरोपियन डायनेस्टी से हुआ है, होता है आज भी। और जो बाद के जो वो फाइनेंसियर्स थे उनका रॉथशाइल्ड, रॉकेफेलर टाइप्स। तो एक चीज जो आजकल बहुत ज्यादा डिस्कशन जो हो रही हैं ट्रम्प के साथ रिलेटेड, जो ग्रुप्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प जो है इस समय वो जो यूके के जो मोनार्की है, जो डायनेस्टी है, उसके खिलाफ काम कर रहा है, बिकॉज वो डीप स्टेट का संचालन करती है। मतलब आप ये देखो कि इंडिया से ब्रिटेन ने 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे थे, राइट? वो तो हम सब जानते हैं क्योंकि उसकी कैलकुलेशंस आ गई हैं। अब सिर्फ इंडिया से 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे हैं, तो अफ्रीका और बाकी एशिया से कितना और लूटा है? तो 100 ट्रिलियन डॉलर तो लूटा होगा ना उन्होंने, उसके आसपास ही होगा। पर आज जो जीडीपी जो है उसकी यूके की, वो 4 ट्रिलियन डॉलर से भी कम है। तो बाकी कहाँ गए? तो बाकी उनकी इकोनॉमी में आए नहीं। तो अगर आते तो वो होते ना, तो वो कहाँ चले गए सारे के सारे? दैट मीन्स वो सारा जो पैसा था वो कोई ना कोई लेकर बैठा हुआ है इस समय। वो है ये डायनेस्टीज जो समय रूल करती है। तो वो जो पैसा है वो जिससे वो रूल करती हैं, वो आज भी इवन यूएस में संचालन करती हैं बहुत सारी चीजों का। तो उस हिसाब से अगर देखो तो बहुत सारे एनालिस्ट हैं यहाँ यूएस में, वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प का बहुत सारे एक्शंस जो हैं वो एक्चुअली उनके खिलाफ हो रहे हैं। और रशिया के साथ डील करना, चाइना के साथ डील करना और इंडिया के साथ डील करना ट्रम्प का, वो दैट इज एक्चुअली अ स्टेप अगेंस्ट ये जो पूरा डीप स्टेट रहा है, जो राज्य है पूरा। तो उस तरह से अगर देखें तो अगर तो ट्रम्प को अगर फ्रीडम मिली या बाद में आके जो आने वाले लोग हैं उनको अगर फ्रीडम मिली और उन्होंने वो बेवकूफियां ना की जो वो करते आ रहे हैं,
तो ये पॉसिबल है कि अमेरिका का जो एस्टैब्लिशमेंट है, अगर वो डीप स्टेट से अपने आप को हटा लेता है थोड़ा सा, तब वो इंडिया और रशिया के साथ डील कर सकता है, और वो एक्चुअली ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। एग्जैक्टली तो ये जो आरआईसी से ये कह सकते हैं फिर इन शॉर्ट अंत में कि आरआईसी से ज्यादा स्ट्रांग आरआईए हो सकता है ब्लॉक। हो सकता है अगर वो ऐसा करें, बट सी द थिंग इज कि जो कंट्रोल है ना, जो वर्चस्व है इस पूरे ये अदृश्य राज्य का ओवर यूएस एंड यूरोप, वो इतना स्ट्रांग है, इतना डीप है कि उसको निकालना बहुत मुश्किल है। भारत के लिए ये शायद बेटर रहेगा to deal with China and Russia than to deal with America and the Europe in view of the deep state का जो impact है, क्योंकि ये जो पूरा डी-डॉलराइजेशन का जो फ्रेमवर्क है, अगर जिस तरह से आजकल पुश किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को यूएस के द्वारा, वो ऑब्वियसली आई थिंक इसके बारे में हर कोई बात कर चुका है कि वो क्रिप्टो करेंसी, वो जो डॉलर कर रहा है उसके उसको संभालने के लिए है। और अगर तो आगे चल के ऐसा होता है कि एक लार्जर क्रिप्टो करेंसी बनती है, ग्लोबल करेंसी बनती है, तो उससे वेस्ट को भी फायदा होगा और बच जाएगा जो डेट वगैरह है, पर उससे पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक तरह से एक ऐसा कंट्रोल हो जाएगा जैसे हंगर गेम के, मतलब अगर एक ग्रुप एक ग्लोबल करेंसी बनती है, डिजिटल करेंसी होती है, तो वो डिसाइड करेंगे जो उसके संचालक हैं कि कौन कब कैसे और कितना उसको यूज कर सकता है। मतलब अगर आप इस सिटी से आगे जाओगे या ये 15 मील से बाहर रहोगे, बाहर जाओगे, या ये वाला ब्रांड नहीं आप वो वाला ब्रांड खरीदोगे, आप ये चीज नहीं आप वो चीज खरीदोगे, तो आपकी करेंसी काम नहीं करेगी। तो ग्लोबल करेंसी तो होनी ही नहीं चाहिए, पर वो पूरा तंत्र ग्लोबल करेंसी की तरफ मूव करेगा अगर वो क्रिप्टो करेंसी को सेंट्रल बनाते हैं। तो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। आई थिंक उसको उस दिशा को डिस्टर्ब करने का टाइम अभी है, बाद में बहुत देर हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि आई थिंक उस तरह से अगर देखें तो आरआईसी का जो काम है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये कह सकते हैं कि मतलब अभी जो भारत जा रहा है जिस दिशा में वो बेहतर है फॉर अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें। बिल्कुल। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।